हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और आपके अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, तो मैं बता देता हूं कि जो अभी वर्तमान में चल रही है एमटीएस के एग्ज़ाम और 14 तारीख को जो बिहार का मध्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी लोग मन से तैयारी करें। और जो हमारी रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सुबह सुबह जो चल रही है करेंट अफेयर्स की क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई एग्ज़ाम ऐसा ना हो कि इसमें छूटने वाला प्रश्न यानी इससे आप पढ़ें आपको छूट जाए। तो ये एक एग्ज़ाम में धोखा हो सकती है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो आपने आपको धोखा नहीं खाना है। और देखिए, तो सबसे आप जानते हैं कि करेंट अफेयर्स जो है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग हमारे साथ मिल करके करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। तो आप लोग हमारे साथ सुबह 6 बजे डेली आइए, रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो हमारी है यूट्यूब चैनल, उस पर आकर के मिलिए और मैं सुबह 6 बजे आपसे डेली मिलूँगा। तो आइए मैं अपने अब क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का मेरा वो देख लीजिए कि यानी विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे जो है हमारी रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को जो हम लोग रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़ मनाते हैं? 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 8 मई को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? रेड क्रॉस डे मनाते हैं। क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और बात कर लेते हैं कि रेड क्रॉस डे हम लोग क्यों मनाते हैं। रेड क्रॉस डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब रेड क्रॉस एक संस्था है जिसकी स्थापना, पहले बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हुआ है। और 1863 ईस्वी में एक बिजनेसमैन थे, हेनरे। कौन थे? हेनरे एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किए थे। और इसका जो अभी वर्तमान में मुख्यालय की हम लोग बात कर लेते हैं, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ है? जनेवा में है इसकी मुख्यालय। और रेड क्रॉस डे क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बात कर लेता हूँ कि यानी कि जो भी अगर जो युद्ध में अगर जो विश्व युद्ध होता है, चाहे कोई भी युद्ध होता है, तो उसमें घायल व्यक्तियों को इलाज करने के लिए हम लोग रेड क्रॉस के जो बिजनेसमैन है हेनरी, उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किए हैं। और आप लोग और युद्ध में जो घायल हुए उनको उपचार के लिए, किस चीज़ के लिए? उपचार के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि युद्ध में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए, क्या चीज़? युद्ध में घायल व्यक्ति के उपचार के लिए, घायल व्यक्ति के उपचार के लिए, घायल व्यक्ति के उपचार के लिए हम लोग रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और पहली बार हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली बार यानी ये तो स्थापना ना हुई है कि इसके रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ। और पहली बार हम लोग जो है पहली बार कब मनाए हैं? तो पहली बार 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में हम लोग क्या चीज़? रेड क्रॉस डे मनाए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 मई को क्या चीज़ मनाते हैं? द डे ऑफ मिडवाइफ। द डे ऑफ क्या चीज़? द डे ऑफ मिडवाइफ। द डे ऑफ मिडवाइफ। अब क्या चीज़ है? द डे ऑफ मिडवाइफ। अब मिडवाइफ क्या चीज़ है? यानी कि अगर जो यहाँ स्त्री के पेट में, गर्भाशय में अगर जो बच्चा होता है, या तो बच्चा है या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके देखभाल के लिए सरकार ने एक योजना निकाली है, उसके द डे ऑफ मिडवाइफ के रूप में हम लोग जानते हैं। और 5 मई को द डे ऑफ मिडवाइफ के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। और 9 मई को क्या चीज़? 9 मई को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस। क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या चीज? विजय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जो हम लोग बात कर लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस हम लोग कब से मनाने लगे हैं? तो 1945 ईस्वी में। कब से मनाने लगे हैं? 1945 ईस्वी से मनाने लगे हैं। क्यों मनाने लगे हैं? जर्मनी जब आत्मसमर्पण किया था। क्या चीज़? जर्मनी जब आत्मसमर्पण किया था। क्या चीज़ किया था? आत्मसमर्पण किया था।
आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण यानी कि जर्मनी, जब हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है यानी दूसरी विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक चली थी, और उस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसी आत्मसमर्पण को हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का विजय दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय विजय दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विजय दिवस, यहाँ राष्ट्रीय विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग जो है राष्ट्रीय विजय दिवस हम लोग राष्ट्रीय विजय दिवस जो है वो 16 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस अगर जो पूछ दे तो अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस 9 मई 1945 ईस्वी से मनाने लगे हैं, क्योंकि जब जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया था तो इसी के अवसर पर हम लोग क्या चीज़ अंतर्राष्ट्रीय विजय दिवस और राष्ट्रीय विजय दिवस जो है 16 नवंबर को मनाते हैं। अब बात है 11 मई को क्या चीज़ मनाते हैं, प्रौद्योगिकी दिवस। क्या चीज़, प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्या चीज़, 11 मई को हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। या देख लीजिए रेड क्रॉस डे जो है हम लोग 8 मई को मनाते हैं। और बात कर लेते हैं कि ये आप अगर जो इम्पोर्टेंट डे याद करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट डे में सबसे जो गिने चुने जो डेट होते हैं वो 8 मई होते हैं। तो 8 मई को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, रेड क्रॉस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर क्या चीज़ है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व क्या चीज़, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मई को हम लोग जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हम लोग जानते हैं, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो यह 3 मई को मनाते हैं। और जो है लोग कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। और जो जब हम बात कर लेते हैं, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या चीज़, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यानी लोकतंत्र की अब जब लोकतंत्र कोई समस्या यानी कि कोई जब इसका विघटन होने लगता है, लोकतंत्र जब संकट में पड़ जाता है, तो लोकतंत्र को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रेस यानी मीडिया जो जिसको हम लोग कहते हैं वो लोकतंत्र को बचाती है। क्योंकि सरकार जितने भी नियम कानून बनाती है वो सारा जो है यानी जनता से और सरकार से जोड़ने के काम करती है, वो कौन सी करती है, प्रेस करती है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या चीज़ है, प्रेस जो है सत्ता पक्ष यानी कि जो भी नेता सत्ता पक्ष में होते हैं उनके पक्ष में हो जाते हैं, जनता पर ये ध्यान नहीं देते हैं। इनको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन स्वतंत्रता का ये हम लोग जो जनता को इनको फ़ायदा देना चाहिए। सरकार की टोटल स्कीम क्या सरकार गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, सारी स्कीम को क्या चीज़ जनता तक पहुंचानी है। लेकिन ये धीरे धीरे बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है सरकार अगर जो ये सरकार के विरुद्ध अगर जो कुछ बोल देते हैं तो सरकार इन्हें किसी प्रकार से सीबीआई ईडी सारा जांच लगा करके इन्हें जेल में डाल देते हैं कि आप ये गलती किए हैं, ये गलती किए हैं। तो प्रेस को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ है। पहला स्तंभ कौन है, तो न्यायपालिका। क्या है, पहला स्तंभ की बात कर लेते हैं, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका कौन है, पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो कार्यपालिका। क्या चीज़ है, दूसरा स्तंभ कार्यपालिका। और तीसरा स्तंभ की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो विधायिका। विधायिका कौन है, विधायिका जो है तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कौन है, तो प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब अगर जो हम लोग जानते हैं हाल भारत का जो है प्रेस में स्थान कितना है, तो हाल फिलहाल में हम बता देते हैं आप लोगों को कि हाल फिलहाल में एक इंडेक्स जारी हुई है प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स। क्या चीज़, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स जो है
इंडेक्स हाल फिलहाल में जारी हुई है, और उसमें भारत के स्थान की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो भारत के अभी स्थान वर्तमान में 161वां स्थान पर भारत है। अगर जो हम बात कर लेते हैं 2022 में क्या था, तो 2022 में भारत का स्थान जो था 150 था, और टोटल इसमें कितना 180 देश हैं, और 180 देशों में प्रथम स्थान पर अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं 2023 का, तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। कौन है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। और अगर जो बात कर लेते हैं सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो नॉर्थ कोरिया है। कौन है? नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया है सबसे अंतिम स्थान पर। तो देख लीजिए कि कोई भी देश क्या चीज़, कोई भी देश तरक्की करता है तो हमारा देश को देख लीजिए यही स्थिति है कि कोई आगे छलांग मारता है तो हमारा देश जो है प्रेस के मामले में पीछे से छलांग मार रहा है, यानी उल्टा छलांग मार रहा है। इसका मतलब क्या चीज़ है? लोकतंत्र का धीरे धीरे हनन हो रही है, और हम लोग को लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जो चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस का स्तंभ, सो प्रेस का स्तंभ वो धीरे धीरे जो है बिकते हुए नजर आ रही है। और बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर, तो आप जानते हैं कि आयरलैंड है, भारत का स्थान 161वां है। 1 मई को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? और 5 मई को अभी बताए हैं हम लोग क्या चीज़, मिडवाइफरी डे मनाते हैं। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस जो है, राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग कब 16 नवंबर को मनाते हैं। कब? राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस क्या चीज़, राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग का 16 नवंबर को मनाते हैं। और बात कर लेते हैं, अभी बताएं प्रेस इंडेक्स जो कुछ इंडेक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। प्रेस इंडेक्स आया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इंडेक्स आया है। उस प्रेस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान कितना है? उसमें भारत का स्थान कितना है? तो उसमें 161वां है। और आया है हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है, भारत का 126वां नंबर पर है। प्रथम नंबर पर कौन है? प्रथम नंबर पर कौन है? तो प्रथम नंबर पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप बहुत पढ़ लिए हैं। और जो है इसमें अगर जो प्रेस में कर लेते हैं तो प्रेस में अभी भी बताएं कौन है? नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। और इसमें अगर जो बात कर लेते हैं प्रथम नंबर पर फिनलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। और बात कर लेते हैं हम लोग, यानी आतंकवादी से प्रभावित, क्या चीज़? आतंकवाद से प्रभावित देशों में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, आतंकवाद से प्रभावित देशों में तो भारत पीड़ित है 13वां स्थान पर। पाकिस्तान भी आतंकवाद पैदा करता है, लेकिन पाकिस्तान इससे खुद पीड़ित है, और पाकिस्तान जो इससे पीड़ित में आते हैं तो पाकिस्तान जो है 4था नंबर पर था। जैसा करनी है उसे भरनी, तू आतंकवाद भेजेगा हो तो आतंकवाद से तो पीड़ित होना तुमको भी परवे करेगा, तो इसीलिए आतंकवाद से पीड़ित। और क्राइम इंडेक्स की अगर जो बात करते हैं तो भारत तो क्राइम इंडेक्स में आगे ही रहता है। क्राइम इंडेक्स जो हाल फिलहाल में ही जारी की गई है, 13 अप्रैल को क्राइम इंडेक्स जो आई थी, उसमें भारत का स्थान जो है 77वां नंबर पर। भारत का कितना नंबर पर है? भारत जो है क्राइम इंडेक्स में 77वां नंबर पर है, 77 नंबर पर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर को कितना अनुमान लगाया है? तो 6.5% जो है इसका ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ रेट की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रोथ रेट भारत की कितना है? तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अभी फिलहाल इंक्रीज, यानी कि सभी देशों में से अगर जो आकलन करें तो भारत का जो ग्रोथ रेट है सबसे 2023-24 में सबसे ज़्यादा होने वाला है। और 6.5% जो है कोई देश को ग्रोथ रेट नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि नीति आयोग, कौन बताया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कब? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग को पहले हम लोग क्या चीज़ बोलते थे? योजना आयोग।
क्या चीज बोलते थे, योजना आयोग। और अगर जो हम लोग बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग का, तो अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। यानी जिस समय का प्रधानमंत्री जो रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं क्या चीज़ है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, बता दीजिए आप लोग, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, तो सीईओ बी.वी.आर सुब्रमण्यम है। क्या चीज़ है, सुब्रमण्यम है, बी.वी.आर सुब्रमण्यम है। और बता देते हैं अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। क्या चीज़, डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं, डॉक्टर सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। तो ये करंट में आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। क्या चीज, हाल ही में कलकत्ता के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बता दीजिए, टी.एस. शिवगणनम को जो है हाल फिलहाल में कलकत्ता का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और बता देते हैं कि अभी तक जो हम लोग बात कर लेते हैं, कलकत्ता जो है, कलकत्ता जो है सबसे पुराना न्यायालय है। सबसे पुराना न्यायालय कौन है, सबसे पुराना न्यायालय कोलकाता है। पुराना न्यायालय कौन है, कलकत्ता है। सबसे पुराना न्यायालय कोलकाता है। कौन है, कोलकाता सबसे। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 2 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई है। और अभी तक हम बात कर लेते हैं टोटल, यानी टोटल न्यायालय की संख्या कितनी है, तो टोटल न्यायालय जो है, टोटल न्यायालय की संख्या अभी वर्तमान में 25 है। कितना है, 25। टोटल न्यायालयों की संख्या कितना है, 25। और जो है सबसे नवीनतम कौन है, ये तो सबसे प्राचीन की बात कर लिए हैं, तो सबसे नवीनतम यानी सबसे नया जो बना है, नवीनतम यानी सबसे नया बना है, वो कौन है, तो आंध्र प्रदेश के हैं। कौन, आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग बता दीजिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अमरावती। कौन है, अमरावती। अमरावती जो है राजधानी है। और यही जो है, यही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और 1 जनवरी 2019 ईस्वी को है जो इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है, तो NCLT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCLT का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। अगर जो इसकी स्थापना जो NCLT है, इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में की गई है। कब की गई है, 2013 ईस्वी में। इसमें यह बताया गया है कि अगर जो कोई भी कंपनियां, ये अर्ध लिमिटेड कंपनियां हैं, यानी आधा सरकारी है आधा प्राइवेट, अगर जो कोई भी कंपनियां किसी प्रकार की गलती करती है तो उनको दिवालिया घोषित करना चाहिए। या कोई भी समस्या होगी किसी भी कंपनी के साथ, तो इसमें ये सहयोग करने वाले हैं। तो लेकिन गो फर्स्ट जो कंपनी हमारी है, गो फर्स्ट हाल फिलहाल में दिवालिया घोषित हो गई है। तो गो फर्स्ट जो हमारी कंपनियां हैं एयरलाइंस की, इन्होंने पहली बार ऐसा है कि अपने आप को खुद को आवेदन NCLT को खुद आवेदन किए हैं। और इन्होंने खुद क्या चीज़ घोषणा कर दिया है कि अब ये जो गो फर्स्ट जो कंपनी है वो क्या चीज़ अब दिवालिया घोषित हो गया है। और जितने भी इनको जो प्लेन थे वो अब बैठ गए हैं, वो अभी चालू नहीं है। और तो सबसे पहले ये गो फर्स्ट जो कंपनी है वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिए गए। और गो फर्स्ट की स्थापना की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 2005 ईस्वी में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए, शरद पवार ने किस राजनीतिक दल के लिए प्रमुख पद, किस दल के लिए प्रमुख जो पद है इनसे इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना कब हुई है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई है 10 जून
10 जून 1999 ईस्वी को। कब? 1999 ईस्वी। तो इन्होंने लगातार 24 वर्षों तक इसमें काम किए हैं। 24 वर्षों तक इन्होंने ये अपने पद जो है, यानी इन्होंने कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने में शरद पवार को जो अहम भूमिका थी, इन्होंने मिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की है। और वही पार्टी से जो है 24 वर्षों के बाद जो है क्या चीज़, ये पद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पद है उनसे इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर जो वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितना है, वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितना है, राष्ट्रीय दल कितना है वर्तमान में, राष्ट्रीय दल वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में हम अगर जो बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल की संख्या 6 है। और नवीनतम हाल फिलहाल में ही किसे बनाया गया है? हाल नवीनतम कौन है? तो नवीनतम जो है आम आदमी पार्टी को बनाया गया है। क्या चीज़? आम आदमी पार्टी जो है नवीनतम राष्ट्रीय दल घोषित किया गया है। इनका आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। और अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो बीजेपी के भी यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। क्या चीज़ है? जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष अभी कौन है? जेपी नड्डा। और कांग्रेस पार्टी की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन। कौन है? मल्लिक अर्जुन जो हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। बीजेपी के जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 10 दिवसीय सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति जो चल रही है, उसमें एक पुस्तक तमिल संगम प्रशस्ति जो एक पुस्तक है, इनकी प्रचार किए हैं और इनकी जो है विमोचन किए हैं। कौन है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री। यह जो सौराष्ट्र मेला जो है 10 दिवसीय है। सौराष्ट्र जो तमिल संगम मेला है, कौन? तमिल संगम मेला वो कितना है? वह 10 दिवसीय है। कौन है? 10 दिवसीय है। और जानते हैं हम लोग कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको जो है मोदी जी ने इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको प्रचार किए हैं। और सौराष्ट्र तमिल संगम को जो है 10 दिवसीय मेला है, इसी में नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है संगम प्रशस्ति का विमोचन किए हैं। और प्रकाशन कौन किए हैं? संगम प्रशस्ति का प्रकाशन कौन किए हैं? तो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या चीज? सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसका प्रकाशन किए हैं। कौन किए हैं? सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसका प्रकाशन किया है। तो यही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सौराष्ट्र तमिल जो संगम प्रशस्ति चल रही है, पीएम मोदी जो है हमारे इनका विमोचन किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या चाहिए। हाल ही में आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी पर 100% जुर्माना लगा है? तो कौन खिलाड़ी हैं जिन पर क्या चीज़, कौन खिलाड़ी अभी आईपीएल चल ही रही है, आईपीएल 2023 जो है अभी चल ही रहा है। और तो आईपीएल जो चल रहा है उसमें किस खिलाड़ी पर जो है अभी वर्तमान में जो है प्रतिबंध लगाया गया है? कितना? 100% जुर्माना लगाया गया है। तो किस पर लगाया गया है? विराट कोहली और गौतम गंभीर। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हैं, यानी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हैं। और ये जो हैं लखनऊ के हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स।
लखनऊ की हैं। कौन है? गौतम गंभीर। दोनों को जो है मैच का 100% फीस का जुर्माना लगा है। क्या चीज़? 100% फीस का जुर्माना लगा है। दोनों जो है फील्ड में एक साथ झगड़ते हुए नजर आए हैं। और किनके कारण झगड़ते हुए नजर आए हैं? नबीन उल हक जो है, इनकी पहले तो ये स्टार्टिंग किए थे लड़ने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे यह विस्तार हो गया और धीरे धीरे विस्तार होते होते विराट कोहली और गौतम गंभीर जो है एक साथ आमने सामने आ गई। और बीसीसीआई जो IPL जो है उसमें क्या चीज़, विराट कोहली और गौतम गंभीर पर दोनों का मैच का 100% जुर्माना लगाया गया है। और नबीन उल हक पर 50 मैच का जो है टोटल 50% जो है, उस मैच का 50% जो है इस पर नबीन उल हक पर जुर्माना लगाया गया है। यही देख लीजिए, विराट कोहली और गौतम गंभीर हैं, दोनों किस प्रकार से हाथ तो मिलाए हैं, यानी कि मैच खेलने के बाद तो हाथ मिलाया जाता है, दोनों तो हाथ मिलाए हैं, लेकिन विराट कोहली से यह गुस्सा में है। आप देख ही रहे विराट कोहली को तो ऐसा छीन जाएगा, विराट है या गौतम गंभीर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नांगल, यह टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी हैं? यह टेनिस खिलाड़ी हैं। यह टेनिस खिलाड़ी जो हैं, यह कौन खिलाड़ी हैं? टेनिस, सुमित नांगल जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने प्रथम खिलाड़ी जो है रॉयल क्या चीज़, यूरोप में जो चैलेंजर टूर खिताब जो हो रही है, टूर खिताब, वह भारत के जो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो भाग लिए थे और वहाँ इन्होंने जीते हैं। कौन है? सुमित नांगल। यही है सुमित नांगल, टेनिस खिलाड़ी जो यूरोप चैलेंजर में जाकर यूरोप चैलेंजर का खिताब जीत करके लाए हैं। भारत की तरफ से यह एकमात्र थे जिन्होंने यूरोप टूर चैलेंजर में इन्होंने खिताब जीते हैं और मात्र एक ही शख्स जो थे वो भाग भी लिए थे। नेक्स्ट देख लीजिए, बिहान मेला किस राज्य में से संबंधित है? यानी बिहान मेला जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। उड़ीसा में बिहान मेला लगता है। बिहान मेला है क्या चीज़, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहान मेला को हम लोग यह एक कृषि का मेला भी कह सकते हैं, कृषि का मेला भी कह सकते हैं। क्यों कृषि का मेला कह सकते हैं? क्योंकि यह जो है बीज के बारे में बताया गया है। बीज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की बीज जो है, बीज के बारे में बताया गया है को किस प्रकार का बीज जो है, इसका स्वदेशी प्रकार के जो बीज है उसका प्रचार किया जा रहा है। स्वदेशी प्रकार का जो बीज है इसका प्रचार किया जा रहा है। तो महोत्सव ही हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और हेरिटेज फेस्टिवल जो है हाल फिलहाल में है 2023 में ही हेरिटेज फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। हेरिटेज फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। और गोवा में थावे मेला जो आयोजन किया गया है हाल फिलहाल में, थावे मेला कहाँ आयोजन किया गया है? बिहार के थावे मेला जो कहाँ आयोजन किया गया है? बिहार के गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में। तो ये सब याद रखिएगा करेंट अफेयर्स में, क्योंकि ये जो है फेस्टिवल से क्वेश्चन हर एक बार पूछती है और हर एक बार पूछती है तो इससे क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम देते होंगे तो इससे आपको पता चलता होगा कि हर एक बार जो है फेस्टिवल नृत्य से क्वेश्चन आते रहती है। और मैं डांस भी पीछे पढ़ा दिया हूँ, आप एग्जाम देने के लिए जब भी जाइए तो डांस को एक बार देख लीजिए। वो 10 मिनट 15 मिनट का डांस है और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो डांस बताई गई है। अगर जो आ गई डांस तो उसमें से आपको एक भी छूटने वाला नहीं है। मैं पूरा डांस का निचोड़ भी बता दिया हूं और मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और करेंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चल रही है उसका लगातार आप अंत तक बने रहें। दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पद को संभाला है? तो कौन पद को संभाले हैं? बालकृष्ण मानिकांत जो हैं इन्होंने पद को संभाले हैं। जनरल मनोज पांडे कौन है? तो ये थल सेना अध्यक्ष है। कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। पंकज सिन्हा कौन है? तो पंकज सिन्हा वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष जो कौन है?
वायुसेना अध्यक्ष कौन है हमारे, तो ये हैं पंकज मनोज मोहन सिन्हा है। और कौन है, करमबीर सिंह कौन है, तो ये वायुसेना ये कौन से हैं, जल सेना अध्यक्ष हैं। कौन है, जल सेना अध्यक्ष हैं। जल सेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना करमबीर सिंह है। तो इनको याद करने में अगर जो तकलीफ होती है तो मैं बता देता हूँ। जल सेना अध्यक्ष तो जनरल मनोज पांडे, तो ज से जमीन को थल बोलते हैं तो थल सेना अध्यक्ष। पंकज मोहन सिन्हा, तो प याद कर लीजिए, प से पवन वायु को कहते हैं, तो वायु सेना अध्यक्ष हो गए। कौन हो गए, पंकज मोहन सिन्हा हो गए। एगो बाकी जो बच गया वो जल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे। क्या चीज हो जाएंगे, जल सेना अध्यक्ष हो गए। लेकिन दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बालकृष्ण मणिकांत। ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के माध्यम से, तो आप याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स, और देखिए मैं जो है अभी पूरा एक्सप्लेनेशन जो चल रही है, अभी जो एग्ज़ाम चल रही है एसएससी एमटीएस का, और जो एग्ज़ाम होने वाली है क्या चीज़ का, मध्य निषेध का 14 तारीख का सभी बच्चे को एग्ज़ाम है, और एमटीएस का एग्ज़ाम लगातार चल रही है। तो एमटीएस का जो अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछ रही है उसका एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ, और जो प्रीवियस ईयर मध्य निषेध में पूछा गया है उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो वो भी वीडियो आप देखिए, और वो वीडियो को आप देख करके जाइए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। और इस बार 2023-24 जो इस साल बीतने वाले हैं, और आपके लिए बहुत ही सुनहरे साल होने वाले हैं। तो आप उसके वो फ़ायदा लुफ्त उठाइए, और आप जो है उसका लुफ्त उठा करके कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ले लें। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ। धन्यवाद।